हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल एम अचीवर पर। तो हम लोग क्लास ले रहे थे इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स में हम लोग कहाँ तक बात किए थे? सिलेबस के। सिर्फ हमने बात किया था सिलेबस। इसमें जो हमारी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग एग्ज़ाम को पढ़ा था। एग्ज़ाम हमने एक चीज़ पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें छोड़नी है। वो तो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे तब जानेंगे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। तो अभी हम लोग स्टार्ट किए थे कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो हमने बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे। तो आज हम उसी सब्जेक्ट को लेकर आए हुए हैं फिर से। आज हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या होती है, अर्थशास्त्र के जनक कौन से हैं। इन सब से छोटे छोटे चीज़ जान लेते हैं, तब जाकर हम लोग जानेंगे कि जीडीपी क्या होती है, परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी क्या होती है। हम हर चीज़ों के बारे में जानेंगे। पंचवर्षीय योजना क्या होती है, कब लाया गया, क्यों लाया गया, किसके काल में कब तक चली, कब योजना अवकाश लगा, क्यों लगा, इसके कारण क्या थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग पहले जानते हैं कि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक्स आखिर अर्थशास्त्र होता क्या है? अर्थशास्त्र होता क्या है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो हमें उस सब चीज़ों को जानने से पहले हम जान लेते हैं कैसे इसका हम लोग थोड़े दुनिया की ढांचा जान लेते हैं। अगर देखा जाए तो लगभग हम लोग देखें तो पूरे विश्व में लगभग 200 देश, 193-96 कहीं देखने को मिलता है। 196 देश पूरे विश्व में है। तो बहुत सारे ऐसे भी देश हैं, जैसे कि कंट्री हम देख लेंगे। देशों के आधार पर उसके भावों को बांटे हम लोग, तो क्या होते हैं कि हम लोग प्रथम श्रेणी के देश, द्वितीय श्रेणी के देश और तृतीय श्रेणी के देश और चतुर्थ श्रेणी के देश। आप लोग चर्चाएं देखते होंगे जब हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम आप लोग जब एडिटोरियल पढ़िएगा, चाहे कोई पढ़िएगा, तो कहीं के बुक में देखा जाता है कि प्रथम श्रेणी के देश, द्वितीय श्रेणी के देश, तृतीय श्रेणी के देश, चतुर्थ श्रेणी के देश। क्या इस प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी क्या आधार था, उस किस आधार पर कहा गया कि इस प्रथम श्रेणी के देश हैं, द्वितीय श्रेणी के देश हैं, चतुर्थ श्रेणी के देश पर जो भी अन्य श्रेणी के देश हैं, तो क्या उनका आधार क्या था? तो हम आधार के बारे में बात करेंगे। तो इनके अंतर्गत क्या आते हैं? प्रथम श्रेणी के देश के अंतर्गत वेस्ट यूरोप आता है। वेस्ट यूरोप में कौन कौन से देश हैं? जैसे कि इटली हुआ, इटली, स्पेन और पुर्तगीज, ब्रिटेन, फ्रेंच। ब्रिटेन और फ्रांस, जिसे हम फ्रेंच भी कह सकते हैं, फ्रेंच, ठीक है, फ्रांस। अब द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं? यह आते हैं इसके अंतर्गत नॉर्थ अमेरिका और इसके अंतर्गत आते हैं ईस्ट यूरोप। जैसे कि आप लोग जानते हैं स्कैंडिनेवियाई कंट्री ना, तो स्कैंडिनेवियाई कंट्री द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं डेवलपिंग कंट्री। क्या आते हैं? डेवलपिंग कंट्री। चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आते हैं अनडेवलपमेंट कंट्री। जैसे कि आप लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखते होंगे, बुरुंडी, जैसे कि अन्य देश भी हैं जो कि अभी विकास के स्तर में भी नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? अनडेवलपमेंट कंट्री।
अनडेवलपिंग कंट्री, जैसे कि हमने जाना कि देश के हमने 4 श्रेणियों में बांटा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? वेस्ट यूरोप में कौन कौन से आते हैं? इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन और फ्रेंच। इसका कारण क्या था? ये सबसे विकसित देशों में आते हैं क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब आप जानते होंगे कि औद्योगिक क्रांति जो है, जो कि औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई थी? इन्हीं सबसे पहले यूरोप में हुई थी, वो भी कब कहाँ पर हुई थी? वेस्ट यूरोप के अंतर्गत हुई थी। तो जिसके कारण ये विकास के बहुत ही तेजी से आगे की ओर बढ़े और आज के डेट में सबसे प्रथम श्रेणी के अंतर्गत यही देश आते हैं। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत नॉर्थ अमेरिका मीन्स मतलब कि जैसे कि कनाडा नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत कनाडा हुआ, चाहे जैसे यूएसए हुआ, इन सब चीज़ों को हम लोग नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत देशों को रखते हैं। मेक्सिको हुआ, तो ये सब नॉर्थ अमेरिका हुआ और इसके अंतर्गत ईस्ट यूरोप आते हैं। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत। डेवलपिंग कंट्री मतलब कि विकासशील देश। तो क्या होता है? विकासशील देश जो होते हैं वो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अनडेवलपमेंट कंट्री मतलब अविकसित देश, अविकासशील अविकसित देश, तो हम क्या करते हैं? चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्री, जो कि भारत एक क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। और अनडेवलपमेंट कंट्री जैसे कि अन्य अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि अनडेवलपमेंट कंट्री हैं। तो ये सब क्या हुए? हमारे देशों के आधार, मतलब देश के विकास के आधार पर बांटे गए, इस श्रेणियों में बांटे गए हैं। अब आप अन्य देशों को भी जानकारी लगा सकते हैं अपने आधार पर, अपने सोचन शक्ति के आधार पर कि कौन देश किसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। यहाँ तक समझ में आएगा, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम आगे चल हम जानेंगे कि क्या होता है अर्थशास्त्र। अगर आप लोग से पूछता है कि अर्थशास्त्र, जो कि अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जो कि चाणक्य, आपसे कोई पूछ दिया अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र की रचयिता, अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? आप लोग क्या कहिएगा? चाणक्य कहिएगा, ऑप्शन में दे दिया। चाणक्य शिक्षा का है या विष्णुगुप्त का है? विष्णुगुप्त का है या हम उन्हें कौटिल्य का है? कौटिल्य का है। पच्छिल स्वामी, और इनका नाम क्या है? और इनका नाम है मारवक और विश्वाहक। मारवक और विश्वाहक। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि अर्थशास्त्र, आप लोगों को पता है कि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य, जिसे हम लोग विष्णुगुप्त कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, वो उनके द्वारा रखी गई एक पुस्तक है, जो कि वो जो उनकी जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति व्यवस्था, एक शासन को कैसे चलाया जाता है कहा जाता, उसमें कहा गया है कि एक राजा के अंतर्गत एक शेर और एक लोमड़ी की दोनों की गुण होनी चाहिए। तो क्या, और उसके बाद जब चाणक्य के बारे में कभी हम लोग आधार पर बात करेंगे तो उनकी जो विचारधारा एक अलग विचारधारा है, तो जोड़कर हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग तो अर्थशास्त्र जो उनकी पुस्तक है, आप लोग ये भावना न रहे कि जो अर्थशास्त्र रची गई पुस्तक चाणक्य के द्वारा है वो वो अर्थशास्त्र उस समय के इकोनॉमी से रिलेटेड पुस्तक है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो जो थोड़ी मोड़ी जिक्र से जुड़ी हुई है इकोनॉमी से, लेकिन क्या होता है कि असली अर्थशास्त्र में अधिक से अधिक उस बुक में राजनीतिक व्यवस्था से जुड़कर देखा गया है। वो राजनीतिक व्यवस्था से रिलेटेड बुक है। ठीक है, अब यह चीज़ हुआ। चाणक्य अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? चाणक्य, जिन्हें चाणक्य कहते हैं, उनके चाहे विष्णुगुप्त कहा जाता है, कौटिल्य कहा जाता है, पच्छिल स्वामी कहा जाता है, या मारवक कहा जाता है, या विश्वाहक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग जानेंगे अर्थशास्त्र होता क्या है। अर्थशास्त्र, अगर अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति जो है, पहले हम इसको डिफाइन जान लेते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र डिफाइन क्या होता है बताइए अपने से। अर्थशास्त्र की डिफाइन क्या होती है? कि अर्थशास्त्र में डिफाइन अगर किया जाए, अर्थशास्त्र की डिफाइन नहीं होती है कि अर्थशास्त्र मतलब कि एक व्यवस्था। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो हमें सिखाता है कि
अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो हमें सिखाता है कि सीमित संसाधनों में अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो हमें सिखाता है कि सीमित संसाधनों का कैसे विवेकशील प्रबंधन करें, कि जिससे असीमित इच्छाओं में से अधिकतम की पूर्ति की जा सके। असीमित इच्छाओं में से अधिकतम की पूर्ति की जा सके। तो ये कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो हमें सिखाता है कि सीमित संसाधनों में, जो सीमित संसाधन है, आपको पता है कि संसाधन तो अधिक से अधिक नहीं है, एक सीमित मात्रा में ही संसाधन है। जैसे कि एक कहा जाता है कि एक महात्मा गांधी का कोटेशन है कि हमारे पास तो पेट भरने के लिए संसाधन है लेकिन पेटी भरने के लिए संसाधन नहीं है। तो कहने की तात्पर्य यह था कि हमारे पास तो संसाधन है ही, अपनी इच्छा, अपनी तो पेट तो भर सकते हैं, लेकिन जो हमारी असीमित इच्छाएं हैं उसे हम पूर्ति नहीं कर सकते। लेकिन वही अर्थशास्त्र हमें सिखाता है कि एक सीमित संसाधन में, हमारे जितना सीमित संसाधन है, उस सीमित संसाधन में क्या करें, एक विवेकशील प्रबंधन से जो असीमित इच्छाएं हैं उसमें से अधिक पूर्ति की जा सकती है। अगर जैसे कि हम लोग कहें, और किसी घर, कोई घर हो चाहे परिवार हो, क्या होता है, और किसी घर का इनकम जैसे कि मान लिया जाए कि जैसे कि हम मान लेते हैं कि किसी प्लानिंग होता है लाइफ में, तो एक मान लीजिए फैमिली है, ठीक है, फैमिली है, तो फैमिली का इनकम मान लीजिए कि 10,000 रुपया है, क्या है, 10,000, ठीक है, 10,000 मान लेते हैं हम लोग। तो 10,000 रुपया है, तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ उन लोग प्लानिंग होता है कि आप लोग चाहे स्टूडेंट लाइफ में भी आप लोग देख लीजिएगा कि जब आप लोग स्टूडेंट लाइफ है तो क्या होता है कि आप लोगों की फिक्स होगी कि हम लोग क्या होगा, इतना पैसा आ रहा है, 10,000, 5,000, 8,000, जो भी जितने इसका अमाउंट हो उसके अनुसार, जिसकी जैसे आर्थिक स्थिति के अनुसार पैसा आता है। तो क्या होता है, उस पैसे को क्या किया जाता है, क्या प्लानिंग बनाते हैं कि हम लोग को यहाँ पर रेंट देना है 2,000 रुपया, चाहे अन्य कुछ रुपये यहाँ पर खर्च करने हैं, कुछ सब्जी के लिए, कुछ अन्य खर्च के लिए, हम लोग क्या करते हैं, कुछ ट्यूशन फी के लिए। तो ऐसी चीज़ प्रबंधन बनाते हैं। अगर उसी में कोई एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया, जैसे गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिलवाना हो, तो क्या हो जाएंगे, तो उसमें कुछ हम लोग अपनी प्रबंधन, जो हमारी अन्य प्रबंधन है, उसमें क्या करनी पड़ेगी, जो हमारी आवश्यकता चीज़ें हैं उसमें कटौती करनी पड़ेगी। ये सब क्या होते हैं, प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग में क्या होता है कि, तो वहीं कहा जाता है प्रबंधन होता है, कि प्लानिंग में प्रबंधन होता है कि किस तरीके से हम लोग खर्च करें, किस तरह पर कहाँ पे इन्वेस्ट करें। एक हमें क्या होता है, खर्च कर रहे हैं तो कितनी दिन के बाद हमारी वो एक डबल पूंजी, चाहे हम लोग कहाँ पर कितना खर्च करना है जिससे हमारा लाभ हो, या हानि कहाँ पर कितनी, तो उस चीज़ को क्या होता है, विवेकशील प्रबंधन से क्या किया जाता है, उस चीज़ को उपयोग किया जाता है, और जहाँ तक कोशिश की जाती है हमारी इच्छा, अधिक से अधिक इच्छाओं की पूर्ति हो सके। ठीक है, एक हमारी अर्थशास्त्र बताता है, ये वो हमारा डिफाइन। और एक और बता सकते हैं आप लोग ये भी कह सकते हैं कि दूसरा डिफाइन भी एक और लिखवा दे रहे हैं,
जैसे कि कह सकते हैं आप लोग कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत उत्पादन, वितरण, उपभोग की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। अर्थशास्त्र वह विषय है, वो विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रियाएं की उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उपभोग की ठीक है, यहाँ समझिए हमने क्या कहा कि एक डिफाइन होने की क्रिया सीमित संसाधनों में अधिक से अधिक विवेकशील प्रबंधन से हम क्या कर सकते हैं, असीमित इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। वहीं दूसरा डिफाइन है कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐसी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, कोई चीज़ कितनी उत्पादन हो रही है, कोई चीज़ कितने उपभोग किया जा रहा है, कितने वितरण हो रहा है, कितने मार्केट में डिमांड है, मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई अगर हम कहें कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कितनी खपत है, इन सब चीज़ों के बारे में क्या करते हैं हम लोग अध्ययन करते हैं, तो क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया हम लोग को। तो हम आगे जानते हैं, एक हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन। हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन। CONSUM, कंजप्शन। ठीक है, क्या कहता है कि उसमें हम अर्थशास्त्र का उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं कि अर्थशास्त्र जो है, इसको लिख लीजिएगा, अर्थशास्त्र जो इसकी उत्पत्ति है, ओइकोनोमिया इसकी उत्पत्ति ओइकोनोमिया शब्द से हुई है। कौन शब्द से, ओइकोनोमिया शब्द से। तो इसमें ओइकोनोमिया का अर्थ क्या होता है, घर से संबंधित
आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, क्रियाओं का अध्ययन। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, हमने क्या कहा कि उन्हें इच्छाओं की सीमित संसाधन क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। जैसे कि वो किसी राष्ट्र की हो, किसी समाज की इच्छा हो, या चाहे किसी परिवार की इच्छा हो, तो सब क्या कहता है, प्रबंधन किया जाता है। उसी तरह से अर्थशास्त्र की जो उत्पत्ति है वो इकोनॉमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है घर से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है। अब क्या होता है कि इकोनॉमिया, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि ओइकोस का मतलब होता है, ओइकोस का मतलब होता है घर या परिवार। अनोमिया जो होता है, जैसे कि हम नोमस कहते हैं, नोमस मीन्स होता है प्रबंधन। क्या होता है, प्रबंधन। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि घर से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन या प्रबंधन के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो ये हुआ हमारा, तो अर्थशास्त्र डिफाइन जान लिया हम लोग। अब हम लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र, जो कि इसके जनक कौन है, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, जो कि इनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक, इनकी पुस्तक कौन सी है, पुस्तक बोले तो इसका इनका पुस्तक जो है द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। तो कब इनकी पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, 1776 ईस्वी में। हमने क्या कहा कि एक अर्थशास्त्र जो कि हम डिफाइन देख चुके हैं, इसकी उत्पत्ति इकोनॉमिया शब्द से हुई। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। तो इसको लिख लीजिए पहले। इसको मिटाते हैं हम। तो उसी तरह से हम लोग जानेंगे कि जो एडम स्मिथ है, मार्शल पॉल सैमुअल्सन, जो कि हमारे अर्थशास्त्र में अभी बहुत सारे व्यक्तियों में से क्या है, एक बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। 3 लोग जो कि हम देखते हैं, जैसे कि अभी हम जाने एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ, एक को जानते हैं हम लोग मार्शल पॉल सैमुअल्सन। तो इनके एक उदाहरण के बारे में जानेंगे कि जो कि हमारे अर्थव्यवस्था में, विश्व की अर्थव्यवस्था में इन्होंने क्या योगदान दिया, क्या विचारधाराएं थी इनकी, तो हम जानते हैं अर्थव्यवस्था की। तो आप लोगों को पता होगा कि 1776 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई, जिस पुस्तक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। ऐसे तो इनकी पुस्तक बहुत बड़ी नाम थी। इनकी पुस्तक की नाम थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। इनकी पुस्तक में जो था, एक बहुत ही धन का विज्ञान कहा जाता था, धन का, इन पुस्तक को धन का विज्ञान कहा जाता था। इनका सिद्धांत पुस्तक एक ही था, अहस्तक्षेप की नीति, लेसेज फेयर, अहस्तक्षेप की नीति। इनका नियम तो क्या था, इनका नियम था अहस्तक्षेप की नीति। हम जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेसेज फेयर, लेसेज फेयर। ठीक है। यहाँ समझ में, हम इसको आज के समय कहते हैं अदृश्य हाथ वाली अर्थव्यवस्था, अदृश्य
अदृश्य हाथ वाली अर्थव्यवस्था। क्यों आपको बता रहे हैं क्यों कहा था इसे अदृश्य हाथ वाली अर्थव्यवस्था? इसके पीछे कारण क्या थे? देखिए क्या, एडम स्मिथ, जो कि आप लोगों को पता होगा कि हम इन्हें पूंजीवाद के भी जनक कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पूंजीवाद के जनक। हम इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स प्लस कैपिटलिस्ट, मतलब कि हम लोग इन्हें क्या करते हैं? पूंजीवाद के भी जनक कहते हैं। पूंजीवाद और अर्थशास्त्र के भी जनक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? देखिए कैसे। इन्होंने क्या कहा कि 1776 ईस्वी में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई, जो कि आप लोगों को पता होगा कि 1776 ईस्वी में जो कि अमेरिका भी आज़ाद हो चुका था। उससे पहले कि जैसे कहा था कि उससे पहले क्या क्या कारण थे, उनको ऐतिहासिक बोस्टन टी पार्टी क्या थी, वो इतिहास की चर्चाएं हैं, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो क्या होता है, 1776 में अमेरिका आज़ाद हो चुका था। उस समय इनकी जो पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें बहुत ही चर्चित इनकी जो नियम था अहस्तक्षेप की नीति। कहते थे कि बाजार को पकड़ कर मत रखिए, जो बाजार है, जो हमारी जो मार्केट है, उसे किसी द्वारा कंट्रोल ना किया जाए। कंट्रोल करने से क्या होता है कि वो जो उसकी जो विकास की प्रवृत्तियां हैं, जो उसके अंदर एक जो कि अगर हम लोग कहें उसके अंदर जो इच्छा लेने की मतलब कि एक्शन लेने की प्रवृत्तियां है, तो वो नहीं हो पाती। अगर समाज में किसी व्यक्ति के पास जो रिस्क लेने की क्षमता है, वो क्या हो जाती है? धीरे धीरे खत्म हो जाती है। रिस्क लेने की क्षमता तब आती है जब कोई बाजार को खुला छोड़ दिया जाए। और हम किसी बाजार को खुला छोड़ते हैं तो क्या होगा? तेजी से क्या होगा? आगे की ओर ग्रोथ करेगा। तो ऐसी चीज़ों को देखा भी गया अमेरिका में। जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत सारे हम लोग कहे, जैसे कि हम लोग देखें कि प्रथम श्रेणी का देश, द्वितीय श्रेणी का देश, तृतीय श्रेणी का देश, चतुर्थ श्रेणी का देश। अगर उसी से अमेरिका आज़ाद हुआ, अमेरिका के आज़ाद होने के बाद इस नीति ने, एडम स्मिथ की नीति ने, जिसे हम हस्तक्षेप की नीति कहते हैं, इसे अमेरिका की आगे लाकर और खड़ा कर दिया। कारण क्या था? कारण क्या था कि वहाँ पर उस व्यक्ति के अंदर ऐसी भावनाएं आने लगी और रिस्क लेने की उनके समाहित होने लगे, रिस्क लेने लगे। उनको मार्केट किया जाता है एक खुला, उन लोगों ने मार्केट को, सरकार द्वारा मार्केट को कंट्रोल नहीं किया गया। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, क्या होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो उन अर्थव्यवस्था में क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है मार्केट को खुला छोड़ दिया जाता है, जो कि एडम स्मिथ की विचारधारा पर काम करती थी। वहीं जो हमारी साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, उसे सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर हम लोग कहें वो विचारधारा ऐसी है कि अगर कोई उसमें कहा जाए सरकार द्वारा, सरकार अगर चाहेंगे कि उस वस्तु को जो प्रोडक्शन है उसे कम किया जाए तो कम हो जाएगा। वो मार्केट पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और मार्केट में डिमांड भी हो तो क्या सरकार द्वारा चाहे तो उसे कम करवा सकती है या बंद करवा सकती है। तो वैसी विचारधारा नहीं है। लेकिन वहीं हम लोग कहें जो हमारी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, वो कैसी अर्थव्यवस्था है? जो कि पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। वहीं क्या आज हमारे जो 1991 ईस्वी में जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ, उसके बाद क्या भारतीय अर्थव्यवस्था का झुकाव अधिक से अधिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर दिखाई दे रहा है? क्या भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में, कि उस समय आज़ाद होने के बाद क्यों भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना नहीं सकता था? नहीं अपनाने के पीछे एक ठोस कारण क्या थे? वहीं अगर क्या 1947 में भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाती तो क्या 1991 में उदारीकरण की प्रवृत्तियां देखने को सामने आती? भले ही उस समय क्या हुआ था कि कोलैप्स करने की, भारतीय अर्थव्यवस्था कोलैप्स करने की स्थिति में आ चुकी थी, लेकिन नहीं हो पाई, वो अलग ही बात है। जब उदारीकरण की गई तो उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है वो भी हम देखेंगे। तो हम लोग पहले जानते हैं कि जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो कि एडम स्मिथ द्वारा दिया गया था, तो उनको जनक क्या होता है? इकोनॉमिक्स को तो जनक मानते ही हैं, साथ साथ हम लोग उन्हें पूंजीवादी के भी जनक मानते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा नियम क्या है? आपको पूछा जाए, क्वेश्चन में ही पूछा जाता है कि एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के जनक, तथा एक बात और ध्यान रखिएगा, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, एक पूछ ले कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, विष्णुगुप्त के द्वारा, उनका अन्य नाम है। तो वो अर्थशास्त्र जो कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है? वो राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति से संबंधित है। किस अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है? जो वो पुस्तक जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन हम वही एडम स्मिथ जो है
अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। साथ साथ इन्होंने इनके पुस्तक को धन का विज्ञान कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन। कब प्रकाशित हुई? 1776 ईस्वी में। और साथ ही इनके पुस्तक में जो नियम था वो नियम किस पर काम करता है? अहस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति, उससे बाजार को खुला छोड़ दो, उसे छोड़ दो, किसी को भी किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं हो, बाजार खुद कंट्रोल हो जाती है। तो वो इसीलिए कहा जाता है लेसेज फेयर। इंग्लिश में उसे हस्तक्षेप की नीति को लेसेज फेयर कहते हैं। हम उसे एक अपने स्टेट भाषा में एक शब्द कहते हैं, अपने लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है कि अदृश्य हाथ वाली अर्थव्यवस्था। उसमें क्या किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है वो पता नहीं चलती है। तो कहा जाता है कि उनका एक ही काम था, एक ही बात था कि जैसे कहा जाता है कि एक कहानी कहें या मिथक है, जो भी कहें, एक प्रचलित मिथक है, कहानियाँ हैं। कहा जाता है कि जो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ एक तोता भी था, जो कि वो भी कहा जाता है कि वो भी इकोनॉमिक्स जानता था। उसको भी उतनी पकड़ती अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र पर जितनी। तो जब भी कोई एडम स्मिथ से कोई समस्या लेकर जाता था अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई, तो वो कहते थे पहले कि हमारे तोते से बात कर लो। तो तोता एक ही शब्द बोलता था, क्या बोलता था वो? खुले बाजार की नीति, मतलब अहस्तक्षेप की नीति। बाजार को खुला छोड़ दो, ओपन मार्केट, ओपन मार्केट, ओपन मार्केट, मतलब कि बाजार को खुला छोड़ दो, बाजार अपने आप पर रेगुलेट होती है, संचालित होती है। ठीक, यहाँ तक समझ में हम लोग को। अब हम लोग जानते हैं पॉल स्मिथ, जो कि पॉल स्मिथ ने क्या कहा? समाज के हित में समाहित हो, अर्थव्यवस्था का हो समाज के हित में, समाज के हित में समाहित हो, हित में समाहित हो। ठीक है, यहां तक। अब हम जानेंगे विकास का विज्ञान। पॉल सैमुअल्सन ने इकोनॉमिक्स का अर्थ दिया विकास का विज्ञान, विकास का विज्ञान। ठीक है, विकास का विज्ञान। अब हम लोग जानेंगे कि द जनरल थ्योरी ऑफ इन एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ इन एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी। इंटरेस्ट एक पुस्तक की नाम है, जो कि इसकी प्रकाशित 1936 में हुई। ये पुस्तक जो है प्रोफेसर किन्स द्वारा लिखी गई थी। ये पुस्तक प्रोफेसर किन्स द्वारा लिखी गई थी। प्रोफेसर किन्स द्वारा लिखी थी। ये पुस्तक जो है प्रोफेसर किन्स के द्वारा लिखी गई थी, जिनमें कहा गया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की, जिनमें कहा गया था, उन्होंने कहा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था भी होनी चाहिए। क्या कहा? मिश्रित अर्थव्यवस्था भी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ समझे हम लोग को कि हमने क्या कहा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पर कहा। इन्होंने मार्शल द्वारा अर्थव्यवस्था को क्या कहा गया? समाज के हित में समाहित हो, और सब विकास का विज्ञान कहा गया। अब हम जानते हैं द इंडियन, एक प्रोफेसर किन्स जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उनके पुस्तक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई। और 1936 में प्रकाशित होने के साथ ही उन्होंने इस अपने पुस्तक में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का जिक्र किया हुआ था, जो कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उन्हीं के विचारधारा से प्रभावित हुई है। तो क्या होता है कि 1936 में जो प्रकाशित, अब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, इस क्वेश्चन से यहाँ से क्वेश्चन उठता है, जो पूछा जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो किनके द्वारा दी गई विचारधारा है? तो प्रोफेसर किन्स के द्वारा। वो कब दी गई थी? 1936 में उनके द्वारा रची गई पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग जानेंगे, आखिर अर्थशास्त्र हम लोग जान लिए, आखिर अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था होता गया है। अर्थव्यवस्था हम किसे कहते हैं? तो पहले इसको लिख लीजिए।